हेलो क्लास 12th, वेलकम टू नोकड ऑनलाइन। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:45 और रात भर 2 वीडियो बनी है आप लोगों के लिए। पहली वीडियो डन हो चुकी है, एडिटिंग उसका कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। 5:45 का समय चल हो रहा है। मैं इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत, और चौथा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। इसको हम पूरा पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक हर एक डेरिवेशन अभी पढ़ेंगे। मेरा मन था कि मैं बोर्ड में पढ़ाऊं, लेकिन ज़्यादा टाइम उसमें खपत हो जाता, क्योंकि मैं अगर फास्ट लिखता तो मैं एक एक टॉपिक को 3 मिनट में ख़त्म कर देता, लेकिन मुझे समझाना भी है, तो इसीलिए मैंने टाइम को सेव करने के लिए जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो पीडीएफ से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन बाय लाइन। अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए तो कंफर्टेबल है, हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा आपको बच्चों, मैं सब कुछ हिंदी में ही बोलूँगा यहाँ पे, आप उसको देखिए समझिए। टॉपिक तो वही है, आखिर कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर विद्युत चैप्टर का नाम है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहली टॉपिक हमें पता होनी चाहिए, वो होती है चार्ज। आवेश क्या है, ठीक है। तो देखिए, आवेश किसी भी मैटर का, किसी भी द्रव का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है, ठीक, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर विद्युत बल को क्या कर सकता है, उसको प्रोड्यूस कर सकता है, उसको उत्पन्न कर सकता है, ठीक। तो जिस तरीके से द्रव्यमान यानी मास किसी भी ऑब्जेक्ट का आंतरिक गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज आवेश किसी भी वस्तु की एक आंतरिक गुण है, जिसकी वजह से वो एक विशेष तरह के बल को, एक स्पेशल टाइप के फोर्स को, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस यानी चार्ज के क्या क्या गुण होते हैं। देखो, चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, और अलग अलग आवेशों में चार्जेस में आकर्षण होता है। इतना तो समझते हो ना कि चार्ज मतलब आवेश होता है, तो मैं बार बार आवेश नहीं बोलूंगा। यहाँ पे लिखा है, देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अच्छी बात है। दूसरा, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विभिन्न प्रकार के चार्जेस, अलग अलग प्रकृति के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है कि आप आवेशों को नॉर्मल जोड़ने के तरीके से जोड़ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास +2 -4 और +6 चार्ज है, तो टोटल मान लीजिए एक निकाय है, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम पे +2 -4 +6 चार्ज है। तो आपसे पूछा गया, बताओ टोटल चार्ज कितना है उस सिस्टम पे। तो जैसे हम नॉर्मली जोड़ना घटाना करते हैं, वैसे आप नॉर्मली जोड़ सकते हो इसको। तो +2 -4 हो जाएगा -2, और -2 +6 हो जाएगा 4। यानी इस निकाय पर, इस सिस्टम पर टोटल कितना चार्ज है, +4 का चार्ज है। तो चार्जेस को हम नॉर्मल तरीके से जोड़ सकते हैं, इसी को कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये जो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को बोलते हैं, चार्ज का योज्य गुण, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहलाता है आवेश का संरक्षण। ये क्या कहलाता है, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। मतलब आवेशों को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना इसको खत्म कर सकते हैं, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर हम स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं इतना हिंदी में बोलने की कोशिश जरूर करूंगा कि आप समझ जाए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक, ये क्या कहलाता है कि आवेश कभी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्याओं के फॉर्म में या दशमलव डिसिमल के फॉर्म में नहीं हो सकता है। आवेश हमेशा एक पूर्णांक यानी एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में, या कह सकते हैं आवेश हमेशा
पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में रह सकता है, पूर्णांक संख्याओं के रूप में ही आवेश होते हैं। मतलब किसी वस्तु से अगर आप चाहोगे ना, किसी वस्तु से आप -1.5 चार्ज नहीं ले सकते हो, क्योंकि चार्ज ना ही दशमलव के रूप में होते हैं ना ही फ्रैक्शन भिन्न के रूप में। चार्ज हमेशा कंप्लीट नंबर के रूप में होते हैं, या तो 1 चार्ज होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है, तो 4 होता है, तो 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। कंप्लीट नंबर के फॉर्म में चार्ज होता है। चार्ज कभी भी 1.5, 3/2, 6/7 इस रूप में नहीं होता। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Q बराबर +-n × E, जहाँ Q मतलब चार्ज, n मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 और E मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े से आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये नोट्स में क्या कर रहे हैं, नोट्स में इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें बोर्ड से मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हमें नॉलेज देने से मतलब होता है, तो हम सब कुछ पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बताते हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करना है, इसको मत पढ़ना। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल आपको नहीं करने क्योंकि आपके बोर्ड में नहीं आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ गए ना, क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, है ना। मैं इसमें अपडेट भी करता रहूंगा ताकि आपको समझ में आए, ये PDF भी दूंगा मैं। विद्युत क्षेत्र। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो मैं समझाऊं सिंपल सा आपको। देखो, मान लो ये एक आवेश है +Q, है ना, तो इस +Q आवेश का, चार्ज का, ये अपना एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में मान लो भटकते हुए एक +Q0 आता है, तो जब +Q0 इस क्षेत्र में एंटर करेगा तो क्या ये प्लस इस +Q0 को आने देगा? नहीं, क्योंकि दोनों का आवेश सेम है। तो ये जो बड़ा वाला +Q ये क्या करेगा, ये छोटे वाले +Q को धक्का देगा, है ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी जो इकाई आवेश होता है ना, वो जितना फोर्स महसूस करता है किसी दूसरे चार्ज के क्षेत्र में घुसने से पहले, उसी को हम कहते हैं क्या, उस क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, मैं ना एकदम डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मेरी बात समझना। मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो टाइम खपत होगा। जो चीज़ ज़रूरी है मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा। तो देखो क्या हो रहा होता है, फिर से बता दो। जैसे ये मान लो ये एक चार्ज है, आवेश है पॉजिटिव चार्ज, और ये चार्ज जब पैदा हुआ तो इसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र होगा, इफेक्टिव एरिया होगा। अब मान लो घूमते हुए भटकते हुए एक चार्ज है +Q0, है ना, ये जो है ये इस फील्ड में चला गया। जब ये +Q0 इस क्षेत्र में जाएगा तो क्या ये वाला चार्ज, क्या ये वाला +Q चार्ज इस प्लस को स्वागत करेगा? नहीं, इसको धक्का मारेगा। क्या धक्का मारेगा, मतलब क्या लगाएगा, फोर्स। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इस फील्ड में आने से रोकता है, क्या लगाकर, धक्का वाला फोर्स लगाकर, रिपल्सिव फोर्स F लगाकर। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे सिंपल सा, तो Q0 कूलम के चार्ज को कितना धक्का महसूस हुआ, इस बेचारे को कितना धक्का महसूस हुआ, F। तो एक कूलम के चार्ज को कितना धक्का महसूस होगा, F/Q0, और इसी F/Q0 को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होता है F/Q0, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब इकाई आवेश पर लगने वाला बल ही कहलाता है विद्युत क्षेत्र। अब देखो, विद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे ये वेक्टर और ये वेक्टर। यूनिट की बात करें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इसका होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करोगे तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2, और कूलम चार्ज का होता है एम्पियर इनटू टाइम। अब देख लो, इसके हिसाब से ऊपर ले जाओ, सॉल्व कर लेना। उसके बाद डेफिनेशन लिखवाया हूं मैं, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। अब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो पॉजिटिव से कहाँ रहती है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब चलिए नेक्स्ट, मतलब ने इसको करने का, देखो ये वैसे ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर ये एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, तो इस +Q, ये एक बिंदु आवेश है ना, पॉइंट चार्ज, इससे r दूरी पर किसी पॉइंट P पर जो आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको बस याद रखेंगे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। अब ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ना एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, क्या नाम था उनका, माइकल फैराडे। ठीक है, अभी जो माइकल फैराडे थे ना, माइकल फैराडे, इन्होंने कहा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते तो हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख नहीं पाते हैं। तो उन्होंने एक तरीका निकाला विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का, ताकि हम उसको सिर्फ कल्पना में सोचे ना, उसको हम पेज कॉपी पे लिख सके। जैसे तो देखो, तो कोई अगर पूछता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी विद्युत बल रेखाएं क्या है, तो पहले हिंदी वालों को बताता हूं, तो आप बोलिएगा कि विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसकी मदद से हम विद्युत क्षेत्र को क्या बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है जिसकी मदद से हम विद्युत क्षेत्र को कॉपी पे दर्शाते हैं, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब अब इंग्लिश में मैं लिख दिया हूं पिक्टोरियल, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिस इज प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को जो है पिक्चर के माध्यम से दर्शाने का एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये रियलिटी में नहीं होता। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ एनालाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। मतलब ये मैथमेटिकल वे नहीं है, ये कोई प्रूवन वे नहीं है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक, अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट, जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव आवेश है, इसकी वजह से आपको कहा गया कि यार इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे, तो याद रखोगे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ जाते हैं, 90 डिग्री से बाहर जाते हैं, हमेशा 90 डिग्री से कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। और नेगेटिव पे, तो नेगेटिव पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री से अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, 90 डिग्री से अंदर जाते हैं। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलते हैं, नेगेटिव पे आके खत्म होता है। अगर आपको दो सिस्टम का बनाना हो, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, ये दोनों आसपास रखे हुए हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, देखो प्लस से निकलेगा तो सीधा, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, इसको खींचेगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ऐसे, है ना, देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे। तो ये प्लस से बाहर निकलता है, देखो प्लस से बाहर निकल रहा है, प्लस से बाहर निकल रहा है, माइनस पे खत्म हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्लस से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलता है, माइनस पे खत्म होता है। प्लस पे बाहर निकलता है और माइनस पे खत्म होता है, पढ़ा है ना हमने। देखो ऐसे बनेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज और एंड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। किसी भी चालक से निकलने वाला, किसी भी आवेश से निकलने वाला विद्युत बल रेखाएं हमेशा 90 डिग्री पर निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। याद रखोगे, किसी भी चालक के अंदर जो चार्ज होता है, आवेश, वो जीरो होता है, विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। अब जब आवेश जीरो है किसी चालक के अंदर, विद्युत क्षेत्र जीरो है, तो विद्युत बल रेखाएं भी क्या होगा, किसी भी चालक के अंदर जीरो। यानी कोई भी चालक से विद्युत बल रेखाएं आर पार, अंदर से पार नहीं होती है। उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी बंद परिपथ, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बंद नहीं होंगी, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसका रीजन है अपना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कहीं भी काटती, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं करती है, सिंपल इसका एग्जाम्पल है। जैसे मान लो ये एक विद्युत बल रेखा है, ये एक विद्युत बल रेखा है, ठीक है। अब इस विद्युत बल रेखा के इस पॉइंट पे अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये एक
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, विद्युत बल रेखा है। अब इस विद्युत बल रेखा के इस बिंदु ए पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, आप इस पे जो है एक स्पर्शज्या, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक, तो जो इस टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो किसी ने कहा बताओ इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की क्या दिशा है, तो कुछ मत करो, एक स्पर्शज्या, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यही है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब मान लो गलती से मान लो दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट दी, ये पहली विद्युत बल रेखा है और ये दूसरी विद्युत बल रेखा है। तो ये दोनों विद्युत बल रेखाएं जहां एक दूसरे को काटेगी वहां पे क्या होगा, वहां पे देखो, अब इस पॉइंट पे काट दी, अब इस पॉइंट पे इस पहले वाले विद्युत बल रेखा के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस स्पर्शज्या, इस टेंजेंट की तरफ होगा, और इस दूसरे वाले के अकॉर्डिंग इसी पॉइंट पर अगर हम एक स्पर्शज्या खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ होगी। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पर एक ही चीज की दो अलग अलग दिशा हो? नहीं पॉसिबल है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कभी भी नहीं काटती है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पहले मैं स्टार्ट करता ना पढ़ाना आप लोगों को, मुझे बाद में ध्यान आया कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन फ्री क्रैश कोर्स करते ही हैं, 3 साल से करते आ रहे हैं। बच्चों को हम फ्री में पढ़ाते हैं लास्ट के 2 महीने में अपने सेंटर बुलाकर, क्योंकि हमें पता होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन लास्ट में दिमाग आया, थोड़ा सा पहले दिमाग आता ना बच्चों, और ज़्यादा अंदर घुस के पढ़ाता चीज़ों को। अभी उतना ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब विद्युत द्विध्रुव, इसको हिंदी में बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हिंदी में बताते जाऊंगा आपको। अब ये क्या होता है, तो देखो, सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस वीडियो में इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं अपनी वीडियो शायद ही डाल पाऊंगा, डाल दिया तो अच्छी बात है, अलग से रिकॉर्ड हो रहा है मेरी वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ना, कुछ इश्यूज आ रहा था टेक्निकल, तो मैं चाह नहीं रहा था कि मैं उसमें फंसूँ अभी। तो मुझे जो बेस्ट पॉसिबल लग रहा है मैं कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ से काम चला लेना, इमेजिन कर लेना कि मैं सामने शक्ल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब तो अब देखो डायपोल कैसा, डायपोल मतलब होता है द्विध्रुव, डायपोल 2 पोल है ना, तो आप ना एक पॉजिटिव चार्ज लो और दूसरा नेगेटिव चार्ज लो, तो 2 अलग अलग प्रकृति का चार्ज लो, एक प्लस तो दूसरा माइनस, लेकिन दोनों का मान सेम होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, लेकिन एक प्लस 20 और एक माइनस 20। अब इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से बहुत ही छोटी दूरी, बहुत ही छोटी दूरी, इतनी छोटी दूरी पे सेपरेट करो कि वहां से आपके 3-4 बाल के थिकनेस जितना भी जगह ना बचे। तो जब आप 2 आवेश जिनका मान तो सेम होता है, मैग्नीट्यूड परिमाण सेम होता है, लेकिन उनका नेचर अलग अलग होता है, इनको एक दूसरे से बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे सेपरेट कर देते हो, तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। और इनके बीच की दूरी होती है कितनी, 2L। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो देख लो, देखो एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं इसको। एक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो ऊपर में जो दो चार्ज है ना, अब दोनों चार्ज का मान तो सेम है, वैल्यू सेम है, लेकिन नेचर अलग अलग है। तो दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मान ले लो और दोनों चार्ज के बीच की दूरी ले लो, तो दोनों में से किसी का भी मान ले लो, एक ही है Q, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L, तो ये Q × 2L ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब एक चीज याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इसकी दिशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र है वो कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है, चलिए अब नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है वो मैं आपको बोलूंगा कि आपको बिल्कुल स्किप करना है, छूने की जरूरत नहीं है, वो है एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि ये चीजें अब नहीं आती एग्जाम में। तो एक्सियल पोजीशन भी मत पढ़ना, वैसे है कुछ नहीं, बच्चों वाली चीजें हैं, बताया हूं मैं, बहुत इजी है, बट मैं टाइम बर्बाद नहीं करना, और इसको भी मत पढ़ना। ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति जो विद्युत क्षेत्र के चैप्टर का मत पढ़ना। हाँ, चुंबकत्व का ये पढ़ के जरूर जाना, 3 नंबर का आता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
पीडीएफ में अगर होगा भी ना तो भी मत पढ़ना, किसी को आता है तो अच्छी बात है, रिवाइज मारना, बट इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये बहुत सारा दिया था। अब उसके बाद आता है एक टॉपिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब ये क्या होता है, देखो ये है पहली विद्युत बल रेखा, दूसरी विद्युत बल रेखा, तीसरी विद्युत बल रेखा। जब विद्युत बल रेखा एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, समानांतर हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वहां का विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। क्योंकि देखो आप यहां रहो चाहे यहां रहो चाहे यहां रहो, क्योंकि ये तीनों विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समानांतर है, हर एक पार्ट में विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। ठीक, अब ये 3 नंबर का आ सकता है, क्या है नाम इसका टॉपिक का, टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कहानी समझो क्या हो रहा है। कहानी में सिंपल है कि मैं पहले बनाऊंगा एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना कैसे कैसे बनाते हैं, तो विद्युत बल रेखाओं को समानांतर कर दो, पैरेलल कर दो, बन जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस विद्युत क्षेत्र में मैं रखूंगा एक डायपोल को। एक मिनट मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, पावर सेवर का ऑप्शन आ गया है, बहुत यूज हो रहा है ना लैपटॉप अभी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये हो गया बैटरी कनेक्टेड, चलो मिल गई उसको भी एनर्जी। ठीक, और देखो तो ये एक डायपोल है, डायपोल का मतलब ये माइनस क्यू होगा तो ये प्लस क्यू होगा, है ना, ये डायपोल है। और इस डायपोल के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, 2L। अब देखो, अब मेरी बात समझना, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये इस तरीके से जा रही है ना, इस तरीके से। अब देखो विद्युत बल रेखाएं निकलती कहां से है, निकलती है ये प्लस से, इसका मतलब इधर कहीं इधर प्लस रहा होगा तो, और इधर क्या रहा होगा, माइनस, क्योंकि देखो ना प्लस से निकलती है माइनस पे जाती है। अब देखो यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है और इधर भी क्या है, प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को इधर धक्का देगा तो इस डायपोल को इधर धक्का महसूस होगा, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस को इधर धक्का देगा। अब इससे क्या होगा बच्चों, आप खुद इमेजिन करना कि ये एक डंडी है, मान लो इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। इससे क्या होगा, ये जो डंडी है ये गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा, और जब कोई चीज गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है तो उसमें प्रोड्यूस होता है टॉर्क। ठीक, आपने गाड़ियों में सुना होगा कि गाड़ी में टॉर्क बहुत ज्यादा है। जब गाड़ी में टॉर्क ज्यादा होता है ना तो गाड़ी जो है ना अपने आप कुछ डिस्टेंस तक आराम से चल लेता है। अब देखो तो टॉर्क, अब इतना समझ जाओ, हर गोल घूमती चीज में टॉर्क होता है, आघूर्ण होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो देख लो। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब बल इनटू लंबवत दूरी। ठीक, इस केस में जो बल यूज हो रहा है तो आपने पढ़ा एक फॉर्मूला E बराबर F बाय Q, तो E इंटू क्यू बराबर F, तो जहां F है वहां क्या रख दिया गया, A इंटू क्यू। देखो फोर्स की जगह पे क्या रखा गया, A इंटू क्यू। और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी का क्या कॉन्सेप्ट है वो देखो, तो देखो मैं एकदम अंदर नहीं जाने वाला इसमें, आप इतना समझ जाओ कि अगर ये है, ये एक फोर्स लग रहा है F1 और ये फोर्स लग रहा है इस तरफ F2, तो दोनों फोर्स के बीच की लंबवत दूरी, देखो अभी ये दूरी लंबवत तो नहीं है, तो आप क्या करो, एक फोर्स को रोको और दूसरे को उसके रास्ते में आगे चलाओ, तो ये आगे चल के यहाँ आएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना इसको बोला जाएगा दो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इस केस में हमने क्या माना है, हमने इसको B माना है, देखो B माना है ना, और हमने इसको क्या माना है, C माना और इसको A माना है, तो लंबवत दूरी क्या हो गई, BC, देखो लिख दिया BC, है ना। अब एक चीज और, अब हमने इसमें लगाया साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बट्टे कर्ण। और देखो ये अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, तो हमें यही लंब तो चाहिए BC, तो ये हो गया BC। और H ये सबसे लंबी भुजा ये होती है कर्ण, और कर्ण, इस कर्ण की लंबाई यानी ये डायपोल की लंबाई, इसको कितना माना जाता है, 2L, तो ये लिख दिया 2L, यानी 2L इसका तिर्यक गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2L साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC, तो 2L साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा BC। अब इस BC को उठाओ और यहाँ ले जाके रख दो, तो QE इंटू कहाँ गया, QE इंटू BC की वैल्यू क्या है, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, है ना, 2L साइन थीटा। अब आप एक चीज जानते हो ना, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये देखो ये दिख रहा है ये आपको, 2
2QL। अभी बताया था ऊपर में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। तो देखो ये Q, ये 2 और ये L, 2QL ये मिलकर क्या बनाएंगे, P बनाएंगे, है ना। और ये E का E और साइन थीटा का साइन थीटा, तो टा बराबर हो गया P sin थीटा। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं। अब इसमें केसेस भी हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं नहीं जा रहा हूँ, देखो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं 1 महीने पहले पढ़ा रहा होता ना तो मैं ना थोड़ा सा और अंदर जाता, क्योंकि वो जरूरी नहीं था आपके बोर्ड के लिए, लेकिन हाँ ज्ञान लेना जरूरी होता है बच्चों। आप 10 टीचर से पढ़ोगे और मुझसे पढ़ोगे, दो सब में कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं एकदम अंदर तक जाके पढ़ाता हूँ, हर चीज क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा आपको इसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट हाँ आप समझ सकते हैं, मेरे भी हाथ तंग हैं अभी, मैं एकदम अंदर घुसूंगा आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, उतना मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप जाओगे तो ये वर्क डन वाला आप एक बार देख लेना करना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, मतलब विद्युत फ्लक्स। अभी विद्युत फ्लक्स क्या होता है तो सुनना ध्यान से, सुनना। देखो किसी भी सरफेस, किसी भी सतह के लंबवत, किसी भी सतह से लंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलती है उसको कहते हैं हम विद्युत फ्लक्स। जैसे एग्जांपल समझना, जैसे मान लो ये मेरे पास एक सतह है, एक सरफेस है, ये एक सरफेस है ना, एक सतह है। अब इस सतह के लंबवत, इस सतह के लंबवत मतलब इसके अंदर की तरफ या इसके बाहर की तरफ। अब 3D में मैं नहीं बना रहा हूं ना, अंदर मतलब क्या समझ लो, स्क्रीन के अंदर 90 डिग्री, बाहर मतलब क्या समझ लो, आपके तरफ स्क्रीन से बाहर 90 डिग्री, है ना। तो अगर ये एक सरफेस सतह है तो इस सतह से 90 डिग्री, इस सतह से 90 डिग्री पर कितनी विद्युत बल रेखाएं पास हो रही है, वही कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अगर मान लो इस सतह को मैं ऐसा बनाऊं, समझना बात को, है ना। तो इस सतह से 90 डिग्री पर मान लो ये कि कितना जा रहा है, 90 डिग्री, है ना। 3D में मानना, तो किसी सतह से 90 डिग्री पर, किसी सतह के 90 डिग्री पर कितनी विद्युत बल रेखाएं पास हो रही है, वही कहलाता है उसका विद्युत फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इस बात को याद रखना, किसी भी सतह के लंबवत 90 डिग्री से जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलती है उस पूरे की संख्या को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अभी मौका मिला ना बच्चों, आप एग्जाम दे दो तो प्रैक्टिकली समझाऊंगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो फॉर्मूला बनता है ना फ्लक्स का, फ्लक्स बराबर वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ए इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों ना वेक्टर होता है, तो दो वेक्टर का ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर होता है किस फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल समझो, मेरी बात समझना क्या है। जैसे ये है वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, तो इसका आंसर होगा वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर v का परिमाण और साथ में cos थीटा। वैसे देखो ये वेक्टर e और वेक्टर a, इसको मैं लिख सकता हूँ, दोनों का डॉट है, इसको मैं लिख सकता हूँ Ea cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Ea cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब चलो अब नेक्स्ट आते हैं गॉस लॉ के ऊपर, गॉस के प्रमेय के ऊपर। पहले मैं कहानी समझाऊं गॉस का प्रमेय क्यों आया। देखो अगर आपको किसी बिंदु पर, है ना, किसी आवेश की वजह से किसी बिंदु P पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए आपको गॉस का प्रमेय यूज करना, तो उसके लिए आप बिना गॉस का प्रमेय यूज किए भी काम कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, गॉस का प्रमेय जो है ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, तो वो देखो कैसे हेल्प करता है। गॉस ने कहा था कि भैया किसी भी बंद पृष्ठ या मान सकते हो क्लोज बंद सतह, किसी भी बंद सतह, ठीक, जिसके ऊपर एक समान आवेश क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वितरित होगा। तो किसी भी बंद सतह के लिए जिसपे एक समान आवेश वितरित होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब विद्युत फ्लक्स होगा, उसका मान हमेशा 1/ε0 होगा, किसके, इनटू किसके, उस सतह के टोटल चार्ज के। अब इसका मतलब एक बार मैं फिर समझाता हूं, देखो आप समझना, इस चीज को सिंपली समझना।
एकदम एकदम इजी वे में। ये देखो, जैसे जैसे ये एक बंद सतह है ना, और इस बंद सतह पर हर तरफ जो है एक समान आवेश वितरित है ना। इस आवेश की वजह से यहाँ पे बहुत सारे विद्युत बल रेखाएं होंगे। किसी ने पूछा बताओ इस बंद परिपथ से, बंद सतह से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, यानी घुमा फिरा के कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, मतलब कितना विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स कितना है यहाँ का। तो गॉस ने बताया किसी भी बंद परिपथ के लिए या किसी भी बंद सतह के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होता है, फाई का मान होता है, वो होता है 1/ε0 इंटू इस पूरे बंद परिपथ से में घिरे चार्ज। तो इसमें कितना चार्ज घिरा हुआ है, Q। बस ये होता है आपका गॉस का प्रमेय। मैं शॉर्ट फॉर्म में जा रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा स्लो करके समझाता। उसके बाद गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना आता है। कैसे सिद्ध करोगे, आसान है। एक आप ले लोगे क्या, एक आप ले लोगे कोई बंद सतह, तो गोलाकार सतह मैंने बंद के रूप में ले लिया। ये इसका सेंटर है 0, और ये इस सेंटर पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, +Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इस गोला पे एक छोटा सा भाग कट कर लिया है ना, एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया। इस क्षेत्रफल, इस छोटे से भाग का जो एरिया है वो कितना है, वो है ds, है ना। अगर इस गोले का टोटल एरिया s है, लिखा हूं देखो मैं यहाँ पे, तो इस छोटे से भाग का एरिया कितना होगा, ds। आपको पता है कि dx क्या है, एक बड़े से x का छोटा सा भाग। अब इस गोले पे हर तरफ, इस गोले पे जो है ना, हर तरफ तो नहीं बोलता हूं मैं, अब देखना ध्यान से, देखना हर तरफ नहीं बोलता हूं। तो देखो ये एक गोला है, इस गोले के केंद्र पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस गोले का जो रेडियस है वो r है, और मैं इस गोले पे एक छोटा सा भाग कट कर लेता हूं जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल है ds। टोटल इस गोले का क्षेत्रफल कितना है s, लेकिन इस छोटे से का पार्ट का कितना होगा एरिया, ds। और इस छोटे से भाग से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि आपको पता है प्लस से, ये प्लस चार्ज है ना, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। अब देखो करना कैसे है इसको, बहुत ही इजी काम है इसका। हम जानते हैं E बराबर होता है KQ/r², मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना एक बिंदु आवेश की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, वो होता है KQ/r²। K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r², है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इस छोटे से भाग का फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम इस छोटे से भाग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इस छोटे से, अगर मान लो देखो इस पूरे गोले का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर फाई है, तो इस छोटे से भाग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डी फाई। अब ये हम निकालेंगे, तो आप देखो आपने क्या पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया साथ में कॉस थीटा, ये होता है ना विद्युत फ्लक्स। अब देखो यहाँ पे जो हम जो एरिया ले रहे हैं उसको ए नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ds ले रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे ए है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा मिटा के, वहां पे लिख दूंगा मिटा के, मैं वहां पे लिख दूंगा ds। तो जो फाई की वैल्यू, और अगर मैं यहाँ पे छोटे से एरिया ds के लिए फ्लक्स निकाल रहा हूँ, तो इस फ्लक्स को भी फाई नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसको मैं, डी फाई। तो इस ऐसा करके मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा, डी फाई बराबर EDS cos थीटा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो डी फाई बराबर EDS cos थीटा, है ना। तो डी फाई बराबर, अब यहाँ पे cos थीटा, थीटा क्या है, थीटा ds और E के बीच का कोण है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ds और E के बीच का कोण दोनों एक दूसरे के समानांतर है, उसके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री, लिख दिया 0 डिग्री। अब आप सब जानते हो cos 0 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1, तो ये सिर्फ इतना बचेगा, है ना। अब क्या करना है, अब इसको भी इंटीग्रेट मार देना है, इसको भी इंटीग्रेट मार देना। जब डी फाई को इंटीग्रेट मारोगे तो ये फाई हो जाएगा, क्योंकि देखो डी फाई, जब मैं बोलता हूँ ना डी फाई को इंटीग्रेट मारना, इसका मतलब डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई, कितने बार पता नहीं, अनंत बार, है ना। ये मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो जब आप डी फाई 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 को का समाकलन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो क्या मिलेगा फाइनली, टोटल फाई, है ना। और ये E डॉट ds एज इट इज। अभी E बाहर निकाल लोगे, तो क्यों निकाल लोगे बाहर, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो क्या है, वो है कांस्टेंट, क्योंकि एक गोले की वजह से हर तरफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि एक समान आवेश वितरित है। तो ये बाहर निकाल लोगे और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, है ना। अब मेरी बात समझना, ये अब मेरी बात समझना, इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो E की वैल्यू क्या थी? E की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ ds ये किसके बराबर होगा? s के। इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होता है? x के। इंटीग्रेशन ऑफ dy किसके बराबर होता है? y के। इसका मतलब है देखो ds का इंटीग्रेशन मतलब ds 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 जोड़ने पे क्या मिलेगा? बड़ा S। dx का इंटीग्रेशन का मतलब क्या? dx 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 जोड़ने पे क्या मिलेगा? बड़ा x। समझ गए बात को? अब ये मिल गया। अब ये s मतलब क्या? एरिया, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? किसका? इस गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर। 4 पाई आर स्क्वायर, जहां s है वहां क्या रख देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। सब 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 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा? 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू q। यही तो है आपका गॉस का थ्योरम। ठीक है बच्चों? ठीक, मैं बस फास्ट समझा रहा हूँ, आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट, क्योंकि मुझे सारे चैप्टर समझाने हैं, आपको अच्छे से समझाने हैं, और उस चक्कर में एकदम अंदर जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए। फिर नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, पीडीएफ में भी देके बता चुका हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक अनंत लंबाई का एक समान वितरित आवेश वाला एक कंडक्टर होगा, एक वायर होगा, और उससे r दूरी पर एक पॉइंट P होगा जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। आप समझना मेरी बात। सबसे पहली बात, तो पहला काम क्या करना है आपको? एक देखो, जहां मैं टिक लगा रहा हूं वहां देखना ध्यान से। एक लंबा वायर लेना है। देखो लंबा वायर लिया, इसको ऑरेंज से दिखा रहा हूं। एक इनफाइनाइट लॉन्ग मतलब ये अनंत लंबाई का वायर लेना है। ठीक है बच्चों? और इस पे एक समान आवेश को वितरित कर देना है। देखो कर दिया, एक समान आवेश को वितरित, है ना? अब देखना अब क्या कहानी कैसे बढ़ रही है ना आगे। अब इस वायर से r दूरी पर, इस वायर से कितने दूरी पर? r दूरी पर एक पॉइंट है जिसका नाम है P, और मुझे इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब अगर मैं गॉस का उपयोग कर रहा हूं तो गॉस ने कहा है कि मुझे उपयोग करना है तो आपको बंद करना होगा सारे आवेश को। अब इस वायर पे बटे सारे आवेश को बंद करने के लिए सबसे अच्छा शेप क्या होगा? एक बेलन, एक सिलेंडर। तो मैं एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह बनाऊंगा जो कि सिलेंडर के आकार में होगा। अब क्या क्या कर रहा हूं बच्चों? देखो, आपको एग्जाम में जो बच्चों ये पूरा कंडीशन लिखना पड़ता है कि आपने क्या क्या किया है। ये कैसे लिखते हैं? आप जो डायग्राम बनाए हो उसी को आपको लिखना होता है। अब देखो ये जो बेला, अब देखो ये जो प्लस प्लस चार्ज है ना? अब देखना ध्यान से, कुछ करते हैं। अब ये जो सारे प्लस 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 चार्जेस है ना? अब इन चार्जेस की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा, प्लस से विद्युत क्षेत्र कहाँ निकलता है? बाहर। प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र कहाँ निकलता है? बाहर, है ना? ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ लेफ्ट और राइट, मतलब राइट और लेफ्ट। अब इस बेलन के हम के 3 सतह है। सतह नंबर 1, 2 गोलीय सतह, बेलन में 3 सतह होता है, 2 वृत्ताकार सतह सर्कुलर सरफेस, और एक होता है रेक्टेंगल सरफेस। ये देखो ना, ये रेक्टेंगल सरफेस। तो इस सरफेस का एरिया को मैं A1 बोल रहा हूँ, इस सरफेस से, इस सतह से निकलने वाले फ्लक्स को φ1 बोल रहा हूँ, ये इस एरिया को A2, यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स को φ2, और देखो इस एरिया को बोल रहा हूँ A3, और यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स है φ3। ठीक है बच्चों? अब देखो ध्यान से, अब मैं पहले क्या करूंगा? सिंपल रूल है, पहले निकालूंगा मैं कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। ये कैसे निकालूंगा? ये निकालूंगा इसका फ्लक्स φ1, इसका फ्लक्स φ2, और इस रेक्टेंगल वाले का फ्लक्स φ3, तीनों को जोड़ दूंगा, φ1 φ2 φ3। अब हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, है ना? तो देखो, तो φ1 बराबर क्या होगा? E(a1 cos θ1)। अब डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे समझना, कहाँ गया? यहाँ पे ये है एरिया A1, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर, इधर होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। मतलब इस गोले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है? 90। अब नेक्स्ट यहाँ पे आओ, नेक्स्ट यहाँ पे आओ, देख इस गोले की बात करो। इस गोले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, लेकिन इसका एरिया वेक्टर A2 कहाँ है? नीचे। इसके बीच का एंगल भी कितना है? 90। यानी φ1 और φ2 एंगल कितना है? मतलब θ1, यहाँ φ1 के लिए एंगल 90, φ2 के लिए भी एंगल 90, लेकिन φ3 मतलब यहाँ का फ्लक्स, इस
आयताकार पृष्ठ का फ्लक्स, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इधर है और जो एरिया है वो भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0। तो इसके लिए क्या कितना हो गया 0। तो देखो cos 90 तो 0 होता है, cos 90 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0 ये भी 0, लेकिन ये cos 0 क्या 1 होता है, तो ये EA3 बचा, ये बन गया टोटल फ्लक्स। अब हम बुलाएंगे गॉस को, गॉस आ जा, गॉस आएगा बोलेगा, गॉस बोलेगा कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है मेरे अकॉर्डिंग 1/ε0 इंटू क्यू। अब देखो इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो EA3 बराबर Q/ε0। अब A3 क्या है, A3 तो देखो ये गोलाकार एरिया तो लेना नहीं है, गोलाकार एरिया लेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया लेना है। इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ। ये कितना होता है 2πRL। अब ये बोलोगे L क्या है, तो ये जो बेलन है ना, इस पूरे बेलन की हाइट कितनी है L है 2πRL। अब यहाँ पे ऊपर में जहाँ पे कहाँ पे ये देखो यहाँ पे, ठीक यहाँ पे जहाँ पे A3 है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2πRL। तो देखो ध्यान से E के जगह पे E है और जहाँ A3 है वहाँ पे क्या आ गया 2πRL बराबर Q/ε0। तो ये देखो E को यहीं अकेला छोड़ा, 2πRL को नीचे ले गया। इस तरीके से एक इनफाइनाइट लंबाई के कंडक्टर पे जो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया Q/2πRL। अब यहीं पे मैं एक चीज बता दूं, देखो एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग लैम्डा। ये क्या होता है, ये होता है आवेश बट्टे लंबाई Q/L। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये Q है और ये L है, तो इस Q/L को मैं क्या लिख सकता हूँ लैम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व। तो देखो लिखा हुआ है लैम्डा बराबर Q/L, तो जहाँ पे Q और L है उसको मैं किससे प्लेस कर दूंगा लैम्डा से, और ये हमारा काम हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला डेरिवेशन, गॉट इट, समझ में। ऐसा ही ये दूसरा है और ऐसे ही जो है ये आपका आगे तीसरा है, समझ में आ गया बच्चों आपको। ठीक, अब देखो ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब और ये इतना ही करना है आपको, और इस तरीके से जो है ये चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब एक्स्ट्रा है जो समय रहता है तो ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें मैंने आपको क्या बोला है कि आप ये चैप्टर छोड़ दोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि इसका और इससे पहले वाले चैप्टर का और में रहता है। तो ठीक है, इसको आप छोड़ दोगे तो भी आपका काम आराम से चल जाएगा। ठीक, बाकी जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा तो सिंपल लॉजिक ये कहता है कि इससे 5 नंबर का, और ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था ये वाला चैप्टर, इससे 5 नंबर का और में रहता है, तो उसके बनाओ गॉस के, इसको छोड़ो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। और नहीं छोड़ोगे तो आप स्टार्टिंग में इतना पढ़ चुके हो कि आपको अच्छे से इसका आंसर आता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। और एक चीज़ और, आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है जो पढ़ना है, वो आपको मुझे बता देना, क्योंकि देखो बच्चों क्या है, पूरा चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा अभी मैं तो क्या टाइम बहुत ज़्यादा खपत होगा। अब क्या आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, टाइम खपत कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, ये सारा PDF दूंगा, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मतलब विद्युत धारा। ठीक, वैसे मैं कुछ सोचा हूँ कि सारे बच्चों को सेमीकंडक्टर, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा लेंदी वाला चैप्टर है, तो मैं उन चैप्टर्स को पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको व्हाट इज करंट पता ही है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें मत पढ़ना, ऐसे काम का होता है, करवाया हूं मैं। रिलैक्सेशन टाइम भी मत पढ़ना, मैं करवाया हूं अभी नोट्स में है, लेकिन अभी क्यों बोल रहा हूँ नहीं करना, क्योंकि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये नहीं आते हैं। ठीक है, ये भी मत पढ़ना, रिलेटिव ये वाला जो फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी मत पढ़ना। ओम्स लॉ सबको पता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम किसी कंडक्टर के फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना करें तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हट के आता है R को कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो L/A, जहाँ पे रो मतलब होता है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, L मतलब कंडक्टर यानी चालक की लंबाई,
और ए मतलब एरिया, चालक का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आते हैं आगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ये आप इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के दो नियम है, केवीएल और केसीएल। किरचॉफ का नियम क्यों पढ़ना जरूरी है? देखो, जो नॉर्मल सर्किट्स होते हैं, मतलब जो बहुत ही छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, उनको सॉल्व करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो खतरनाक सर्किट्स होते हैं, बड़े सर्किट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल समझो, अगर मान लो कोई मुझे ये सर्किट दे देगा, है ना, ये सर्किट दे देगा सॉल्व करने के लिए, इसको बोल देगा 2 माइक्रोफैरड, और इसको बोल देगा आपका लेट्स से रेजिस्टेंस है, इसको बोल देगा 5 ओम, और यहाँ बैटरी लगा देगा मान लो एक ठो प्लस माइनस 10 वोल्ट का। अब इस सर्किट को सॉल्व करना तो बहुत आसान, लेकिन अगर सर्किट हार्ड आ जाए तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा कठिन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ का नियम हम यूज करते हैं। इस बात को अब अच्छे से ध्यान रखेंगे। किरचॉफ के दो नियम है, केवीएल केसीएल, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कहाँ से? कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं? बीबी रॉय ऑफ, देखो BBROY रॉय, फिर बीच में ऑफ हम लगाते हैं, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फिर हम लगाते हैं हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग लगाते हैं मतलब पहनना, वियरिंग गोल्ड सिल्वर एंड फॉर नेकलेस। ठीक, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड नेकलेस, ऐसे याद करते हैं इसको। तो बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। अब देखो इसमें फिगर्स होते हैं, ब्लैक के लिए नंबर यूज करते हैं 0, और ब्राउन के लिए फिर 1, ऐसे करते जाओ 9 तक आते हैं। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए कोई नंबर, कोई फिगर यूज नहीं होता। अब इसके लिए मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा जाता है जब आप इंजीनियरिंग करोगे। मल्टीप्लायर्स, तो ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर यूज करते 10 की पावर 0, और ब्राउन के लिए 10 की पावर 1, ऐसे करके आते जाना है। फिर मल्टीप्लायर्स ना गोल्ड का होता, ना ही सिल्वर का, ना ही नो कलर का। हाँ, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर का होता है क्या? टॉलरेंस, 5% गोल्ड का, 10% सिल्वर का, और नो कलर का 20%। अब क्या होता है, देखो ये रजिस्टर आपने देखा होगा, इस पे क्या होता है, कलर्स अंकित रहते हैं, कलर, और उस कलर को देखकर आप बता सकते हो कि ये इसका रेजिस्टेंस कितने का होगा। अब समझना मेरी बात, जैसे देखो ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना बताया गया? 15 × 10 की पावर 3 प्लस माइनस 10%। अब मैं बता सकता हूँ, अब देखो क्या हुआ होगा, मैं आपको क्वेश्चन लेके बता देता हूँ। जैसे मान लो एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर पे 1 2 3 4 पट्टी है। जो पहली पट्टी है रजिस्टर पे, ठीक है, वो मान लो किसकी है? जो पहली पट्टी रजिस्टर पे वो मान लो किसकी है? वो है ब्राउन कलर की, है ना। और जो दूसरी पट्टी है वो किस कलर की है? वो मान लो ग्रीन कलर की। और जो तीसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी, वो किसकी है? वो मान लो वो है ऑरेंज कलर की। और चौथी पट्टी किसकी है मान लो? चौथी पट्टी है मान लो सिल्वर कलर की। तो एक रेजिस्टेंस में पहली पट्टी ब्राउन है, दूसरी पट्टी जो है वो ग्रीन है, तीसरी पट्टी ऑरेंज है, और चौथी पट्टी सिल्वर है। तो इसका प्रतिरोध कैसे निकालोगे? देखो ब्राउन, पहली पट्टी ब्राउन है, चलो ब्राउन के लिए वैल्यू कितना होता है? 1, चलो अच्छी बात है। दूसरी पट्टी क्या है? दूसरी पट्टी ग्रीन है, ग्रीन के लिए वैल्यू क्या होता है? 5, तो ये हो गया 5। अब तीसरी कलर के लिए हमें करना होता है इनटू, तीसरी कलर का हम लोग मल्टीप्लायर यूज करते हैं, थर्ड कलर का फिगर नहीं, मल्टीप्लायर यूज करते हैं। थर्ड कलर हमारे पास कौन है? ऑरेंज, है ना। थर्ड कलर कौन है? ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए देखो मल्टीप्लायर कितना है? 10 की पावर 3। तो पहले दो कलर के लिए फिगर यूज करते हैं, तीसरे कलर के लिए मल्टीप्लायर, उसके बाद बीच में लगाते हैं प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस। और चौथी कलर कौन सी है? सिल्वर। तो सिल्वर के लिए क्या होता है टॉलरेंस? 10%, तो यहाँ लिख देंगे 10। तो ये हो गया आपका उस रजिस्टर का प्रतिरोध, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था। ये देखो ऐसे से न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं केवीएल केसीएल के, आप इसको नहीं करना, ठीक है, आप इसको मत करना। अब ये टॉपिक भी आप मत करना, ठीक है। हाँ, ये पढ़ना, ईएमएफ और बैटरी पढ़ना, विद्युत वाहक बल बैटरी का क्या होता है, और ये संबंध पढ़ना। ये देखो आया हुआ है, इसमें वोल्टेज, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल और
इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध भी आया हुआ है, इसको भी तुम यहाँ से पढ़ना। ठीक है, बहुत इजी वे में लिखवाया है मैंने हर चीज़ को, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे भी आगे में क्या क्या पढ़ना है वो देख लो एक बार। आगे में आपको ये सब पढ़ना है। कहाँ चले गया, एक मिनट रुकिएगा, ये वाला पढ़ के जाना। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, E बराबर V प्लस IR, ये एग्जाम में आता है प्रूफ करने वाला। ठीक, आगे और बढ़ते हैं हम लोग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम और पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समानांतर क्रम। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ें हैं वो सब आराम से आपसे हो जाएगा। उसके बाद आता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी पढ़ लेना, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही ईजी है, सब इसमें डिटेल से करवाया गया, हर चीज़ हमने करवाया है बच्चों को। उसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर, ये भी पढ़ लेना, पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत पढ़ लेना, पोटेंशियोमीटर क्या है। और पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन होते हैं। पहला एप्लीकेशन दो बैटरी के विद्युत भाग बल EMF को कंपेयर करना, और दूसरा एप्लीकेशन होता है, दूसरा होता है आपका ये दूसरा कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ, ये पहला करवा दिया। दूसरा होता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एक आपको अज्ञात सेल दिया जाएगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध आपको निकाल के बताना होगा। इसके बाद आगे जाओगे तो आगे आपको मिलेगा ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, वो भी आप अच्छे से कर लेना, बस इतना सा करना होता है। ये भी PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म से जो है यहाँ से भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन आप फिक्स मानिए आएगा। इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो PDF में दिया हूँ वही पढ़ना है। बायोसेवर्ट्स पढ़ लेना है आपको, बायोसेवर्ट्स के सारे एप्लीकेशंस पढ़ लेने हैं आपको, ये एप्लीकेशन पढ़ लेना बायोसेवर्ट्स वाला, ये भी PDF में है। उसके बाद और ना नहीं आए डेरिवेशन तो मुझे आप लोग इंडिविजुअली ग्रुप में टेलीग्राम में या मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है ऋतिक SR झा के नाम से, वहाँ पे DM कर देना। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाते रहूँगा मैं। देखो क्या है, कई सारे बच्चे होंगे जिनको सारे मैक्सिमम चैप्टर्स आते होंगे, कहीं कहीं डाउट होगा, भले ही आपको ज्ञान के रूप में उतना अंदर से ना आता हो लेकिन कुछ तो आता होगा। तो आप लोग इंडिविजुअली जो जो नहीं आता है वो मुझे मैसेज करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला भी कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। जो जो परीक्षाओं में टिक लगाया हो ना, वो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे एज इट इज मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स है उसको छूने की कोशिश भी मत करना आप। न्यूमेरिकल्स को ये देखो, ये वाला भी कर लेना, ये सोलोनाइड वाला है। ठीक है, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, सोलोनाइड की बात चल रही है, ये भी कर लेना। ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा। जो PDF में क्वेश्चन है ना वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा, उन सबको कर लेना। एक है ना, एक और पैरेलल कंडक्टर वाला क्वेश्चन भी दिया हूँ जिसमें करंट फ्लो होता है I1 I2, वो दिखाऊं कहाँ है, वो यहाँ पे है, वो दिखा देता हूँ। बहुत सारा करवाया, मतलब हम लोग डिटेल में करवाते हैं ना कोचिंग में, एकदम कोई भी चीज़ नहीं छुड़वाते हैं, क्योंकि रेफरेंस किताब फॉलो करते हैं जो है, मतलब CBSE ऐसे भी ज़्यादा चीज़ें करते हैं, मतलब जो सिलेबस में है नेशनल लेवल तक वो सब करवाते हैं, इसलिए आपको इतना सब दिख रहा होगा। आपको इतना नहीं पढ़ना, आपको वही टॉपिक इस नोट से पढ़ना है जो PDF में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये देखो, ये करना, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने दिया था, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर पैरेलल टू ईच अदर, वहाँ पे हेल्ड नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं दे चुका हूँ। गैल्वेनोमीटर देखो, गैल्वेनोमीटर भी पढ़ा चुका हूँ, ये देखो गैल्वेनोमीटर, ये है गैल्वेनोमीटर, इसको भी पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, ये और ये चैप्टर्स के ये नोट्स हैं सारे, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के में चले जाना, डिस्क्रिप्शन से वहाँ आपको मिल जाएंगे। एक और चीज़ मेरे को बताओ बच्चों, आप लोग देखो, मैं चाह रहा था कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूँ एक बार, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि उसमें काफ़ी लंबा टाइम जाएगा और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हो। तो अच्छा ये है कि आपको जो PDF दिया गया है उनके क्वेश्चंस आप एक नोट से करो। फिर भी मान लीजिए बहुत सारे लोगों को मान लो किसी चैप्टर में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम हो रहा होगा, नहीं हो पा रहा होगा, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस चैप्टर्स को आपको फिर से पढ़ा दूंगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और अपना
ये क्या बोलते हैं इसको, रे ऑप्टिक्स को हम लोग कहते हैं कौन सा प्रकाशिकी बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी। और अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा। मैं इनको सोच रहा हूँ कि मैं इसको पूरा पढ़ा दूँ। आप एक बार देख लेंगे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या आपको पढ़ना है मेरे से, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। क्योंकि मुझे तो कोई इशू है नहीं पढ़ाने में, मुझे तो पूरा सिलेबस दिमाग में हमेशा छपा रहता है, तो मैं तो कभी भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यही नोट्स नहीं और भी सारे नोट्स जो है ना सारे चैप्टर्स के, वो टेलीग्राम में अपलोड कर दिए जाएंगे इस वीडियो के बाद। आप उसको जाके फटाफट वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, शेयर कीजिए बच्चों के साथ। हिंदी मीडियम वाले क्या करो, थोड़ा सा परीक्षा सार से रट लो यहाँ से आइडिया लेकर, क्योंकि मेरे पास हिंदी नोट सच में नहीं है, ठीक है बच्चों। इसके बाद भी वीडियोस आएंगी, फिजिक्स के बीच बीच में मैं डालते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे और गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह तो हो ही गया, ठीक। मैं सोया नहीं हूँ रात भर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।